हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात करेंगे। प्लेन को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये साइड पॉजिटिव होते थे, राइट हैंड साइड निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता था दैट विल बी ओरिजिन। जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होंगे उसको एब्सिसा बोला जाएगा। ABSCISSA, एब्सिसा। इसका मतलब होता है पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स एब्सिसा कहलाएंगे और वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स ऑर्डिनेट कहलाएंगे। ऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के सारे पॉइंट ऑर्डिनेट कहलाएंगे। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ईच पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये आएगा। अब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पॉइंट लोकेशन तो बहुत पहले बचपन में पढ़ चुके थे, प्रीवियस क्लास में ही हो गया था वो। अब हम लोग इस पॉइंट में कुछ आगे की बात करेंगे, पॉइंट लोकेशन से आगे। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो हमें इस पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, या फिर क्या सीखने को नया मिलने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यही होता है ना, मैथमेटिक्स में होता है कि क्या इंटरेस्टिंग आने वाली है। हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ नए नए पॉइंट्स आते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं। अब यहाँ पे हमें जो देना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पता लगाना कि ऐसी कौन कौन सी बातें नई सीखने को मिलेंगी। इसमें बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहला बात जो हम लोग पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट जो है आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर चलेगा इसका फ्लो चार्ट क्या होगा। तो सबसे पहला स्टडी जो हम लोगों का होगा वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद यूज जब समाप्त होगा तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और सेक्शन फॉर्मूला के भी यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। और जब ये समाप्त होंगे तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। शॉर्ट में बुक में कहीं कहीं पे एरिया फॉर्मूला लिख दिया जाता है, बट वो फॉर्मूला जो है वो ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है उसको। इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला और इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कमसेंटर। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर। ये आज के टॉपिक का फ्लो चार्ट है। इसी टाइप से हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मेरे पास प्लेन में कोई भी प्लेन में हमें एक ऐसा पॉइंट दिया गया ए और इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया x1 by 1। अगर कोई पॉइंट यहां पर दिया गया बी तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। अगर कोई कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 और 6 मान लेते हैं,
तो ये 2 जो होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, 6 जो होगा वाई एक्सिस का। फर्स्ट वन बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन बिलोंग्स टू वाई एक्सिस, याद रखना है। कहीं भी कोऑर्डिनेट दिख गया, पहला वाला जो होगा वो एक्स एक्सिस वाला होगा जिसको एब्सिसा बोलते हैं, सेकेंड वाला जो होगा वाई एक्सिस का पॉइंट होगा जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब हमारे पास यहां पर दिया गया है ए और बी 2 पॉइंट है, तो दोनों का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। मैंने उसके लिए x1 by 1 ले लिया, x2 by 2 ले लिया। कोई नंबर मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया बिकॉज फॉर्मुलेशन वेरिएबल पर ही अप्लाई होता है। अगर हमने 1, 2 और 3, 4 लिख दिया तो ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वैलिड हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला के लिए वैलिड नहीं होगा। तो फॉर्मूला के लिए वैलिड करने के लिए मुझे वेरिएबल्स में ही लेने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के बदले मैंने एक्स एक्सिस वाले को x1, वाई एक्सिस वाले को y1, सेम इसके लिए एक्स एक्सिस के लिए x2 और वाई वाले को y2 मैंने कंसीडर कर दिया। अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि ए से बी तक का डिस्टेंस मुझे बता दो। ये ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान है। ए बी को निकालने के लिए हम लोग बहुत अच्छा से एक रूट डालते हैं लंबा सा, और x वाला पहले लिखते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। इसके डेरिवेशन भी है बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, डेरिवेशन भी अगले कभी एक क्लास में मैं कराऊंगा उसको, लेकिन अभी आज फॉर्मूला पढ़ेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा आज। अब यहां पर बिकॉज इट्स स्क्वायर, तो अगर -4 का स्क्वायर करें तो भी 60 और 4 का स्क्वायर करें तब फिर भी 60। तो यानी कि अगर मैं x2 माइनस x1 लिख ले या x1 माइनस x2 लिख ले, देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा। यहां भी सेम थी। तो कहीं कहीं पे फॉर्मूला जब लिखते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। घबराने की बात नहीं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अदरवाइज आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बट ये फॉर्मूला ही सेटिस्फाइड करता है। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग यूज कहां करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज जो होगा वो ट्रायंगल्स के टाइप बताने में होंगे। किस टाइप का ट्रायंगल दिया गया, अगर हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल होगा तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा, इसका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लेते हैं। और अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तीनों पॉइंट्स के, तो ए से बी तक का डिस्टेंस भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ए बी, बी सी और ए सी पता चल जाएगा। अब अगर मुझे ए बी पता चल गया, BC पता चल गया, AC पता चल गया, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर ये तीनों इक्वल है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। अगर 2 इक्वल है आइसोसेलेस है, एक भी इक्वल नहीं है स्केलेन है। इतना ही नहीं, इसमें एक आइडिया और लग सकता है। अगर हमें तीनों साइड पता है तो किसी 2 स्मॉलर साइड को लेकर के अलग से उसके स्क्वायर का सम कर लेंगे, और जो सबसे बड़ा साइड है उसके स्क्वायर का सम कर लेंगे। अगर वो इक्वल हो गए दोनों, तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि किसी 2 साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड वन के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम है वो। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम में कहता ही है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बाकी 2 परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये पाइथागोरस से वो ये भी बता देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब सबसे पहला यूज इसका है डिस्टेंस फॉर्मूला में ट्रायंगल के टाइप का आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिलेटरल के भी इंफॉर्मेशन देंगे। क्वाड्रिलेटरल यानी सबसे पहला यूज क्या हुआ इसके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। दूसरा यूज है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आल्सो। अगर क्वाड्रिलेटरल में पूछे कि क्या ये पैरेललोग्राम है, बता देंगे। पैरेललोग्राम का हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर
अपोजिट साइड इक्वल हो गए, पैरेललोग्राम हो जाएगा। दिस वन अपोजिट साइड, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर ये तो पैरेलल का इंफॉर्मेशन तो डिस्टेंस थोड़ा नहीं बताएगा, ये डिस्टेंस ही बता देगा। इतना ही नहीं, एक बात और है, पैरेललोग्राम में भी टाइप्स बता देगा। ये स्क्वायर है या नहीं है। अगर कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी ये स्क्वायर है या नहीं है, ये पता लगाना हो तो इसके लिए हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स इक्वल। क्या इतना ही से हो जाएगा स्क्वायर? कोई जरूरी नहीं है, रोम्बस के भी इक्वल हो सकते हैं। यानी कि स्क्वायर है या नहीं, स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल साइड्स इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल इसका मतलब हुआ कि आप ए बी पहले निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर सी डी निकालिए, फिर डी ए निकालिए। अगर सभी के सभी इक्वल हो गए, पहला बात इक्वल हो गए तो कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर होगा। मैं ये भी जानता हूं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर लिए हैं और यहाँ पे एक रोम्बस लिए हैं, इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो चारों साइड इक्वल होने पे हो सकता है कि वो स्क्वायर भी हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो रोम्बस भी हो सकता है। और मुझे पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, बस यस और नो में जवाब देना है मुझे। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर का पता लगाना है तो इसके साथ साथ हमें दोनों डायगोनल को चेक करने पड़ेंगे। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब AC और BD भी यहाँ पे इक्वल होंगे। अगर AC यानी कि ऑल साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी कंसिडर्ड एज ए स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल की बात हो गया, ये तो स्क्वायर हो गया। थर्ड वन इज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की बात हो गया तो सबसे पहला बात करेंगे कि अपोजिट साइड से करेंगे, अपोजिट साइड से इक्वल हुए या नहीं हुए। अपोजिट साइड से इक्वल हो गए, अदरवाइज ये स्क्वायर होगा, नहीं रेक्टेंगल होगा, नहीं तो फिर पैरेललोग्राम भी हो सकता है। लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में एक यूनिक बात है, रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले फिर से यहाँ पर ए बी सी डी अगर है तो AC और BD निकाल लेंगे। AC और BD अगर AC BD इक्वल हो गए, ये रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो हमने देखा अभी डिस्टेंस फॉर्मूला के बहुत से यूज है। डिस्टेंस फॉर्मूला का सबसे पहला यूज है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का पता लगाना। दूसरा यूज है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पता लगाना, वो स्क्वायर है या नहीं, वो रेक्टेंगल है या नहीं, वो रोम्बस है या नहीं, क्या वो सिंपल पैरेललोग्राम है या नहीं, इस टाइप से। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज के बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लिए। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानना है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है और उसके कहाँ यूज है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला में है क्या कि जैसे ए बी कोई लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, इसका मैंने x1y1 ले लिया, बी का भी होगा x2y2 ले लिया, और ये दोनों पॉइंट को जो ये ज्वाइंट करने वाला लाइन है, कोई एक थर्ड पॉइंट ऐसा है जो कहीं इंटरसेक्ट कर देता है। इसका कोऑर्डिनेट में कैपिटल X कैपिटल Y ले लिया, क्योंकि स्मॉल x1y1 स्मॉल x2y2 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने कैपिटल XY ले लिया। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो ए बी लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये रेशियो को मैं m1:m2 ले लेता हूं, m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर का लाइन है, इधर यहां से यहां तक 5 है, तो ये 5 हो गया, तो ये 10 बच जाएगा, तो 5:10 दैट इज 1:2, यानी m1:m2 जो होगा 1:2। तो इस तरह से कोई कंडीशन हो सकता है, यानी कि ए बी को ये जो सी पॉइंट मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, सी पॉइंट जो है वो m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो x1y1 x2y2 xy और m1y1 m1m2 के बीच में कोई रिलेशन है जो हमें अननोन फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा।
उसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो अगर मैं कैपिटल एक्स का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, फॉर्मूला को एक बार यहां देखेंगे यही याद हो जाएगा। एक्स के लिए अगर निकालना है मुझे तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलेंगे ओ सर ये तो वेरी सिंपल। अब ऐसा करो ना, दोनों को काट दो, m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2 गायब, खिस्सा खत्म, चैप्टर समाप्त। ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि आप x निकाल रहे हैं, अभी तक x इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। लेकिन ये याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखा कि m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये याद हो जाएगा। अगर मैं x लिख रहा हूं तो x1 x2 इसमें डालना है, तो यहां पर x2 डाल दीजिए, यहां पर x1 डाल दीजिए। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। x इक्वल टू क्या बन गया मेरा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर y निकालना हो तो ये y, ये कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो सिंपली फिर से वैसे ही करेंगे, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y निकालो, y पुट करूंगा, y2 माइनस y2 और y1। ये x और y का कोऑर्डिनेट निकल गया। ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आसानी से निकल सकता है, इसीलिए इसको, चूंकि ये पॉइंट C ए बी को दो सेक्शन में डिवाइड कर देता है, इसीलिए इस फॉर्मूला को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। एक बात यहाँ और भी है, अगर ये C पॉइंट जो है ए बी के एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो तो m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मिड पॉइंट हुआ तो यहां पर मैं यहां लिख सकता हूं, इफ m1 इक्वल टू m2। अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हो गए तो जैसे 2:2 हो गया, 1:1 हो जाएगा कैंसिल होकर के, तो x और y का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर m1 m2 इक्वल हो गए तो m1 अपॉन m2 दोनों कैंसिल होकर 1:1 हो जाएगा। तो जहां जहां m1 m2 है वहां वहां 1 पुट करके सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ 1 पुट किए तो यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट किए x1 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। मैं पुट कर लेता हूं यहाँ पर x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं y निकालूंगा तो फिर भी y के फॉर्मूला में भी वही करूंगा मैं, y अगर निकालना है तो फिर से m1 m2 की जगह पर 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 पुट कर दिया, 1 इंटू y2 तो y2 बच जाएगा, प्लस 1 इंटू y1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये y का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर मिड पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज अगर m1 m2 दोनों इक्वल हो गए तो x का फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। y का फॉर्मूला भी वेरी सिंपल, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, याद करना भी आसान है। x निकाल रहे थे तो हमने क्या किया, m1 प्लस m2 करके x पुट कर दिया। y निकाल लेते तो m1 प्लस m2 किया, फिर y पुट कर दिए। इट्स वेरी सिंपल। सेक्शन फॉर्मूला बनाने के बाद, सेक्शन फॉर्मूला याद करने के लिए याद कर लिए तो हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले सर्कल के सेंटर के बारे में आइडिया देगा कि वो मिड पॉइंट है या नहीं है, या फिर सेंटर निकल गया तो कोई रेडियस के बारे में ये बता देगा। वो क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो इसके यूजेस के बारे में डिटेल में चर्चा आएगा। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला देख लिए। अभी हम देखेंगे एरिया फॉर्मूला। एक्चुअली में एरिया फॉर्मूला बोलते हैं बट वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। एरिया किसी सर्कल का नहीं निकालता, रोम्बस का नहीं निकालता, ये डायरेक्ट रोम्बस का एरिया नहीं है इसमें। वो एरिया जब निकालना होता है तो या तो सेक्शन फॉर्मूला, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर एरिया फॉर्मूला का यूज करके रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल किसी का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, कहीं कहीं बुक में डायरेक्ट एरिया फॉर्मूला से भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लिखेंगे दैट विल बी टू करेक्ट। अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल यहां पर गिवन है, ए बी सी, अगर इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं
तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, x1y1 ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट भी होगा x2y2 ले लिया, इसके भी होंगे x3y3 ले लिया हमने, कोई फर्क नहीं। अब अगर मुझे ऐसा कहे कि बताओ मुझे एबीसी का एरिया कितना होगा, दैट विल बी इजी बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो एरिया फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये कोई जरूरी नहीं कि एबीसी मैंने लिया है, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी रहेगा तो वही बात है, फॉर्मूला के लिए एक ही बात है। अगर मैं एबीसी की जगह पर एक्स वाई जेड कर दूं, ट्रायंगल नेमिंग से नहीं बदल जाएंगे। अगर इसको पुट करेंगे तो हाफ याद रखना है। अगर पैटर्न यहां याद कर लिए, यहीं के यही याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना है। पहले मैं x1 का बात कर रहा हूं, यहां पर x1 पुट किया, ब्रैकेट डाल दिया, प्लस x2 लिखा, ब्रैकेट डाल दिया, प्लस x3 लिखा, ब्रैकेट डाल दिया। एक पैटर्न याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब एबीसी कोऑर्डिनेट के x1 x2 x3 का काम खत्म, बच गया y वाला। याद रखना है y वाला कैसे चलेगा, y यहां से 2 से स्टार्ट करना है, 2 से 3, 3 से 1, 1 से अगेन 2, ये पैटर्न चलेगा। इसका मतलब 2 से स्टार्ट करना है, यहां तो x1 था ही, ऐसे भी याद हो जाएगा, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। 2 से चले 2 पे ही पहुंच गए, ऐसे याद रखना है। अगर ये सारे वैल्यूज को सही सही साइन के साथ पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है कि अगर आप एरिया किसी भी ट्रायंगल का इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी आती है। या तो एरिया पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, जैसे -10 यूनिट स्क्वायर, -20 यूनिट स्क्वायर। नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि ये एरिया निगेटिव वैल्यू में भी आ सकता है। तो क्या किसी भी ट्रायंगल का एरिया निगेटिव में आज तक देखे हैं? होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी निगेटिव, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होंगे। एरिया क्योंकि बढ़ना है, एरिया है। तो अगर एरिया निगेटिव आ जाता है, एक स्टार पॉइंट डाल करके लिख दीजिए, इफ एरिया कम्स निगेटिव, इफ एरिया कम्स निगेटिव, देन टेक इट्स मॉड वैल्यू, टेक इट्स मॉड वैल्यू। जैसे अगर हमने लिखा -x यूनिट स्क्वायर आ गया एरिया, मैंने x इसलिए लिख लिया क्योंकि -10 यूनिट स्क्वायर आ गया, -100 यूनिट स्क्वायर आ गया, कुछ भी हो गया। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, मॉड ऑफ -x कर लेंगे, और जैसे ही मॉड किए तो निकल करके मेरे पास आ जाएगा x यूनिट स्क्वायर। यानी कि निगेटिव का वैल्यू सीधा हटा दीजिए, निगेटिव साइन को, यही इसका एरिया हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं एक शब्द में बात करूं इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये कह सकता हूं कि अगर एरिया निगेटिव आया तो निगेटिव साइन को हटा दीजिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस फॉर्मूला से आपने एरिया निकाले और एरिया 0 आ गया, तो बताइए कभी कोई ऐसा ट्रायंगल आज तक मिला जिसका एरिया 0 हो गया हो? इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि एरिया 0 आएगा, और अगर 0 आया एरिया तो वो हमें एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा कि जो आपने एबीसी 3 पॉइंट्स लिए थे वो एबीसी ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। वो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो ऐसे हैं वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता, वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, ए बी सी, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा ये ट्रायंगल फॉर्मेशन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट पड़ने वाले का एरिया 0 हो सकता है। अदरवाइज अगर छोटा सा पतला सा ये बी पॉइंट अगर यहाँ थोड़ा सा ही ऊपर हो गया तो ये ऐसा ट्रायंगल बना देगा और इसके कुछ ना कुछ तो एरिया हो ही जाएंगे। इसका मतलब कि गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एरिया फॉर्मूला।
ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं ये लिखूंगा कि इफ एरिया कम्स जीरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इफ एरिया कम्स जीरो देन ऑल द थ्री गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर करने का मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड आल्सो सी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट मेरा x1 y1 था, बी का x2 y2 था और सी का x3 y3 था। तो इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपको ये पॉइंट पूछ लेगा, थ्री पॉइंट्स दे दिए एबीसी, तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए और ये बताइए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फॉर्मूला में पुट कर लेंगे और अगर एरिया जीरो आ गया तो बोल देंगे कि कोलिनियर है। अगर एरिया जीरो नहीं आया तो बोलेंगे नो कोलिनियर नहीं, वो ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। कोलिनियर है या नहीं इसके बारे में तो एक बात और भी जान सकते हैं, डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल दें और बीसी का डिस्टेंस निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें, ए बी और बीसी को ऐड करेंगे तो एसी हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, बीसी का डिस्टेंस निकाल लिए और एसी का डिस्टेंस निकाल दिए और ये चेक कर लिए कि ए बी प्लस बीसी एसी के बराबर है या नहीं, अगर ए बी प्लस बीसी एसी के बराबर है तब फिर भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ एक स्टार पॉइंट और लिखिए, और तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में भी लिख सकते थे लेकिन यहां पर लिख दिए इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, अगर ऐसी हो जाए देन ऑल द थ्री पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। यानी कि गिवन थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हमारे पास दो आइडिया हो गया। एक तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करके एरिया निकालेंगे, अगर जीरो आया तो कोलिनियर, और नहीं तो ए बी प्लस बी सी करेंगे, अगर वो एसी के इक्वल हो गया तब फिर भी एरिया जीरो हो जाएगा, तब फिर भी वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ऐसे भी कोलिनियर का एरिया जीरो होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लियो, इसका यूज भी कहां कहां है ये पता चल गया मुझे। अब हमें सेंट्रॉइड के बारे में जानना है कि सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है और सरकम सेंटर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड अगर कोई ऐसा एक ट्रायंगल है, एबीसी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, और अगर ए से बीसी के मिड पॉइंट मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे आता है ये याद होना चाहिए। बी से एसी पर मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये भी मिड पॉइंट पे जाएगा, और सी से ए बी पर मीडियन ड्रॉ कर दें, ये भी इसको भी डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट करेगा। तो तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जो पॉइंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोला था इसको? सेंट्रॉइड। और अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछ दिया गया तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये, एक बार देख लें। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछा गया है तो सेंट्रॉइड का एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट जो निकलेगा, एक्स एब्सिसा बोलते हैं एक्स को, तो एक्स एब्सिसा जो निकलने वाला है यहाँ पर, ट्रायंगल के तीनों x1 को ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 और होल डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड दे देगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला नहीं है। अगर y निकालना हो तो बस ऐसे ही y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकल गया, किसका? सेंट्रॉइड का।
सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। हाँ, इसके साथ सेंट्रॉइड के साथ एक सर्कम सेंटर भी है। ऑल्दो सर्कम सेंटर कभी बोर्ड में पूछा नहीं, बट इंट्रोडक्शन तो आ ही सकता है, आजकल ऑब्जेक्टिव का टाइम आ गया, तो 1 मार्क में कभी कभी सर्कम सेंटर के बारे में पूछ सकता है। सर्कम सेंटर एक बार सीख लेंगे, बहुत ही आसान है, 5 जानना है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देंगे। यहां पर अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी, अगर हम लोग किसी भी 2 साइड या 3 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद रखना है, तो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए मोर देन हाफ लेकर के, ये बना। अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए मोर देन हाफ लेकर के, ये बना। देखते हैं क्या दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, याद रखना है, ये भी परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट किया है। अगर तीसरा भी बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये आपको पता चलेगा कि वो भी वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो ट्रायंगल के तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इसको कहते हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर वर्ड से ही लग रहा है सर्कल से रिलेटेड वर्ड है। सर्कम सेंटर मतलब सर्कल वाला सेंटर, ऐसा कुछ फील हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखते हैं क्या कि अगर ये पॉइंट जहां पर ये पॉइंट मिला है, इसको मैं अगर सी तो ले चुका हूं, कोई पॉइंट यहां ओ ले लेता हूं, कंसीडर करता हूं ओ। अब ओ से अगर बी को अगर रेडियस कंसीडर करके अगर मैं यहां से ट्रायंगल सर्कल ड्रॉ करूं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सर्कल जो है ये ऑल 3 पॉइंट से होते हुए निकलता है, यानी कि ये सर्कल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसका मतलब सही में ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, रियल में ये सर्कल का सेंटर होता है, वैसे सर्कल का जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से क्रॉस करता है, इसी को सर्कम सेंटर बोलते हैं। और सर्कम सेंटर से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है सेंट्रॉइड को, क्योंकि सेंट्रॉइड तो मीडियन से बन रहा होता है, लेकिन सर्कम सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बन रहा होता है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल क्वाइट क्लियर रहना है इसमें। तो हम लोग अभी सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड के फॉर्मूले को देख लिए। सेंट्रॉइड का एक्स और वाई आसान था, x1 प्लस y1 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 अपॉन 3, तो दोनों आसान था। हम लोग यहां तक देख लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स था, ये ज्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जब करेंगे हम लोग तब फिर भी देखेंगे। 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में ही हो सकता है कराया जाए। तब तक के लिए आप विशेष केयर करके जितने भी कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, देखते चले, दोस्तों को भी हेल्प करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को दबा लें, ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। कभी कभी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कोई टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ बच्चे का मैसेज तो मिलता रहता है, तो मैं उसे करता भी हूँ। अगर कोई क्वेरी चाहिए तो मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे मेरे मैसेज बॉक्स में जाकर के। अगर आप टाइप करते हैं कि मुझे इसकी जरूरत है, इस टाइप की एक वीडियो चाहिए मुझे, तो मैं आपके रिक्वायरमेंट्स को केयर में रखूंगा और जरूर चाहूंगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया जाए। इसलिए आप इसे देखते रहे, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत 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 स्ट्रांग बनाएं। अगर स्ट्रांग बन गया तभी जाकर के अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज, पढ़ाई करते रहें, अपने दोस्तों को भी हेल्प करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको भी मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।